नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवदीप जेएमएच। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही नॉन स्टॉप खबरों को। आपको बता दें, रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें, आजम खान का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की गई है। दरअसल आकाश सक्सेना ने आरपी एक्ट का हवाला देते हुए आजम खान को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की मांग की है। पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। आजम खान को दी गई सजा की जानकारी भी दी गई है। अब बात कर लेते हैं, जेडीयू ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसका ऑफिशियली तौर पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई। अब बात करते हैं, यूपी कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी। आपको बता दें कौन कौन से प्रस्ताव पर मोहर लगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में राज्य विधान मंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से बुलाए जाने को स्वीकृति मिली है। इसी के साथ ही बता दें, इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव को पास किया गया। राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। सत्र 3 दिन का होगा। इसी के साथ ही 2 निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र भी जारी किए गए। हरित विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली है। वहीं आपको बता दें, उच्च न्यायालय में ट्रेनी क्लर्क का कार्यकाल 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों की व्यवस्था किए जाने को मंजूरी दी है। अनुप्रयोगों वाहन को नीलाम किया जाएगा। 112 का रिस्पांस टाइम 10 मिनट रह गया है। इसे और भी कम करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आपको बता दें, नई सौर ऊर्जा नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यूपी रोडवेज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी रोडवेज परिवहन निगम की बसों की लोकेशन का अब विदेशी उपग्रह से पता नहीं लगाया जाएगा, यानी कि अब स्वदेशी उपग्रह से ही पता लगाया जाएगा। गूगल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस हटाकर उन्हें आपको बता दें व्हीकल लोकेशन ट्रैफिक बीएलटी डिवाइस बसों में लगाया जाएगा। ये डिवाइस इसरो निर्मित उपग्रह इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। गौरतलब हो कि वर्ष 2019 में रोडवेज की बसों में लगाए गए जीपीएस को फिलहाल रिचार्ज नहीं कराया गया। ऐसे में सभी जीपीएस बंद हो गए हैं। वर्तमान में रोडवेज के कुल 11,000 से अधिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों को एडवांस तकनीक से लैस करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, वर्ष 2017 में ऑटोमेटेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी कि AIS के मानक के तय किए गए थे। केंद्र सरकार ने रोडवेज को नई व्यवस्था के लिए 51 करोड़ रुपए भी जारी कर दी है और इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के साथ ही 46 बस स्टेशनों पर LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी। इससे यह पता चल सकेगा कि रोडवेज की कौन सी बस कहाँ है और कितनी देर में किस स्टेशन पर पहुंच जाएगी। व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कार्यरत है। अब बात कर लेते हैं, AC बसों की तर्ज पर अब यात्री परिवहन निगम की साधारण बसों में भी ऑनलाइन सीट को बुक करने की सुविधा मिलेगी। 1500 बसों में यह सेवा फिलहाल शुरू की गई है। अगले 5 दिन में ऐसी 3500 बसों में यह व्यवस्था लागू कराने को लेकर लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि परिवहन निगम की बसों को आधुनिक बनाया जाएगा और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। इसी कड़ी में साधारण बसों में सीटों की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। रोडवेज के पास कुल 8900 साधारण बसें हैं। इनमें से 3500 में ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने का टारगेट रखा गया है। इसके सापेक्ष 1500 बसों में यह सिस्टम फिलहाल शुरू कर दिया गया है। इससे सामान्य यात्री भी घर बैठे सीट को बुक करा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, यूपी ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आपको बता दें धर्मांतरण मामले पर कहा है, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन और उससे बनने वाली सामाजिक समस्या से पैदा होने वाले तनाव और वैमनस्य को राज्य सरकार ने अच्छे से समझा है और इसी कड़ी में प्रदेश की योगी सरकार ने नया कानून बनाकर व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अब तक 500 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये आंकड़ा निकल कर आया। इसी के साथ ही आपको बता दें, इनमें से 137 केस ऐसे निकले हैं जिनमें पीड़ित ने सीधे कोर्ट के समक्ष बयान दिया है, उनके साथ जबरदस्ती करके धर्मांतरण हुआ है। आपको बता दें, ADG प्रशांत कुमार ने स्पष्ट कहा है कि इसका मतलब साफ है कि प्रदेश भर में धर्मांतरण बड़े लेवल पर चल रहा है और नया रोकथाम कानून बनने के बाद इसके खिलाफ कड़ी और तेज कार्रवाई की जा रही है। इस कानून में संरक्षण देने वाले व्यक्ति को भी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। अब बात कर लेते हैं, यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रतिभाग करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है सामने। दरअसल बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का टाइम टेबल तो पहले ही जारी कर दिया गया था और इसकी विषयवार डेट शीट भी जल्द जारी की जा सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें, यूपी बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा। वहीं बोर्ड परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
खैर खबर पर लौटते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार सभी कक्षाओं में कोर्स पूरा करने की लास्ट डेट जो है 20 जनवरी 2023 तय की गई है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार विषयवार डेट शीट साल के अंत तक जो है जारी कर दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं यूपी में जो है यूपी एनएचएम भर्ती 2022 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार सितंबर 2022 में आयोजित हुई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी में उपस्थित हुए थे, वे अब जो है एनएचएम यूपी की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अपना परिणाम जो है चेक कर डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें यूपी एनएचएम भर्ती 2022 अभियान के माध्यम से जो है कुल 5,505 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ ट्रेनिंग रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया गया था। सीबीटी एग्जाम 4 सितंबर और 9 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही इस परीक्षा में कुल 5,494 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं। शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीबी के लिए उपस्थित होना होगा। रिजल्ट चेक करने का तरीका आपको हमने बता दिया, किस तरीके से आप ऑफिशियली साइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। क्या आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। अब चलते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव का एक बयान आ रहा है। अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर भाजपा सरकार के मंत्रियों और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित विदेश दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि लाख प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सरकार जब प्रदेश में निवेश के नाम पर कुछ नहीं जुटा पाई तो अब जनता को गुमराह करने के लिए विदेश का रंगीन सपना दिखाने में लग गई है। कई इन्वेस्टर समिट में पूरी ताकत लगाने के बाद भी नतीजा जो है शून्य रहा है। अखिलेश ने कहा है कि जनता पूछ रही है कि जब देश के उद्योगपति प्रदेश में नहीं आ रहे हैं तो सुदूर देशों से कौन उद्यमी जो है यहाँ आने की सोचेगा। इस पर एक सवाल खड़ा किया है। अब बात कर लेते हैं यूपी में नगरीय निकाय चुनाव के जो लेकर आपको बता दें जारी होने वाली अधिसूचना अभी और टल सकती है। क्यों, इसकी वजह क्या है? विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आयोजन 5 दिसंबर से होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सत्र के बाद ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। प्रदेश में 763 नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को जो है 8 जनवरी से पहले चुनाव करवाने हैं। आपको बता दें मतदाता सूची पुनरीक्षण 18 नवंबर को पूरा कर लिया। अब नगर विकास विभाग तेजी से आरक्षण निर्धारित करने की कार्रवाई कर रहा है। इससे माना जा रहा था कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने योगी आदित्यनाथ की जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति और गोरखपुर शहरी सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बड़ी बात यहाँ पर ये याचिका को तो खारिज किया ही, साथ ही याचिकाकर्ता पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। और इसी के साथ ही आप जान लेते हैं सीएम योगी ने अपने हाथ में उपचुनाव की कमान ले ली है। इसी के साथ ही बता दें मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। वहीं बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित जो है मुख्यमंत्री करेंगे। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक भी प्रचार करेंगे। नेताओं को बूथ प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। गली मोहल्लों में घर घर जाकर प्रचार करेंगे बीजेपी के नेता। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण मैनपुरी जाएंगे। बिथवा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह मैनपुरी जाएंगे। वहीं इसी के साथ ही कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप खतौली में प्रचार करेंगे। इस तरीके से जो है मंत्रियों को भी जो है जिम्मेदारी दी गई है, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल व्यापार मेले में जो है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण स्थापित स्टॉल पर जो है दर्शाई गई प्रस्तुत किए गई जो है सामग्रियों को देखा। योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का निरीक्षण कर जानकारी भी प्राप्त की। अब बात कर लेते हैं यूपी राज्य सरकार के भूतत्व एवं खनिकरण विभाग में मॉडलर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही वो हम बता देते हैं। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में मॉडलर भर्ती के लिए घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को 18 नवंबर तक पंजीकरण करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए 25 नवंबर तक जो है एप्लीकेशन सबमिट जो है कर सकेंगे। और साथ ही जो है सबमिट करने के बाद यदि किसी प्रकार की त्रुटि या गलती रह जाती है तो या फिर कोई संशोधन करना चाहते तो उसे कर पाएंगे। फिर अब बात कर लेते हैं पीईटी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। आपको बता दें पीईटी की तारीख यानी कि समय सीमा को बढ़ा दिया गया। UPSSC पीईटी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। खबर अच्छी इसलिए है क्योंकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीईटी 2021 को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया है। दरअसल सरकार ने पीईटी 2021 के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी जो होती है उसको जो है इंक्रीज कर दिया है। अब 2021 के उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड 8 जनवरी या जब तक पीईटी 2022 का रिजल्ट जारी ना हो तब तक जो है वैध रहेंगे। इसके अनुसार इस बीच जो है UPSSC की कई भर्ती देखने को मिलने वाली है। उसमें जो है पीईटी 2021 के अभ्यर्थी ही जो सम्मिलित हो पाएंगे। बता दें कि UPSSC ने हाल ही में जो जारी 3 भर्तियों के लिए यूपी पीईटी 2021 के
उम्मीदवारों को योग्य माना है। यूपी ट्रिपल एससी ने ग्रुप सी के 1416 पदों के लिए जो है भर्ती निकाली है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को ही पीईटी 2021 परीक्षा की वैधता खत्म हो गई थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने इसकी वैधता को बढ़ाया और बढ़ाकर जो है 2021 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट और निकल कर आई जो हमने जानी। आगे बढ़ आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।